नमस्कार। प्रो कबड्डी के सीजन 12 में आज जो हमने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली उसके उल्टे नतीजे मिले हैं। लेकिन ये कबड्डी के लिए बहुत अच्छा है, उन टीमों के लिए बहुत अच्छा है। अ, उनको अपना एग्जिस्टेंस दिखाने का वक्त आ गया था। अगर बेंगलुरु बुल्स या गुजरात जायंट्स अगर ये मैच हार जाते तो उनका मतलब सफर बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इसके बाद के हर एक मैच उनको जीतने पड़ते थे और उसका ज्यादा प्रेशर प्लेयर पे आता है और प्लेयर पे गलती होती है। अगर आप बेंगलुरु बुल्स के और पटना पायरेट्स की शुरुआत से मैच देखते हो तो वो डिसाइड ही करके आए थे कि एक भी मौका, थोड़ा सा भी मौका मिले तो उसको लपेट लेना है। शुरू से पहले रेड से ही मनिंदर को टैकल किया गया। जहां पर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो थोड़ा आगे चला गया था, राइट कॉर्नर तक उसने रेड अपनी खींची थी। तो वहां पे एडवांटेज ले लिया राइट कॉर्नर ने, वहां डबल थाई होल्ड कर लिया। अली रजा बहुत स्मार्ट रेड किया आज। फास्ट तो है, स्किल है, फिटनेस बहुत अच्छा है। ईरानी है तो नेचुरली फिटनेस बहुत ही अच्छा होता है ईरानियों का। लेकिन दिमाग से रेड की, खास करके वो एक रेड जो सब याद रखेंगे, जो अंदर से पूरे कवर को एक साइड करके 2 पॉइंट लेके लॉबी से भाग के आया था। ये बहुत स्मार्ट मूव है। क्योंकि अगर आप बड़े से बड़े प्लेयर देखो, अर्जुन देखो या पवन देखो, वो अ, अपनी साइड छोड़ के दूसरे साइड में जा रहे थे, वहां पे टैकल हो रही थी। इतना स्मार्टनेस नहीं दिखाया था कि किस तरह से पॉइंट स्कोर करके कम से कम स्ट्रगल में जाए। जो उनको करना चाहिए था वो आज अली रजा ने करके दिखाया। ईरानियन कबड्डी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ये एक उसकी निशानी है। अनूप कुमार को जैसे हमने कल बोला था कि सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये समझता हूँ जो पटना पायरेट्स को स्टेबिलाईज नहीं कर रहा है, वो है अंकित जगलान। आपने बहुत ज्यादा कीमत देके उसको लिया है या रिटेन किया है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस देखिए, वो टो टच खा रहा है बार बार। और वो भी अली रजा जैसे यंग प्लेयर से। जब आपको ये कभी दो डिफेंडर थे तभी टो टच खाया है, कभी 7 डिफेंडर्स में तभी टो टच खाया है। तो टो टच करके लेना, ये एक डिफेंडर के लिए बहुत मैं कहूँ कि बुरी चीज होती है, या अ, अच्छा नहीं है कि अगर आप इतने भी अलर्ट नहीं है कि कोई आपको टो टच करके जा रहा है, खास करके कॉर्नर, और आप इतने सेलिब्रिटी कॉर्नर हो, तो आपको बार बार कोई टो टच करके जा रहा है तो ये डिस्टर्ब करने वाला है। ना ही उनके बैक टैकल्स जो ट्रंक होल्ड हम बोलते हैं, वो सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि वो रेडर का बॉडी वेट का इसमें इस्तेमाल करना होता है। रेडर का बॉडी वेट दूसरी तरफ आना चाहिए, खुद की तरफ आना चाहिए। वो ऐसे टैकल कर रहे थे कि बॉडी वेट रेडर का सामने जा रहा था और उसको एडवांटेज मिल रहा था मिड लाइन की तरफ जाने के लिए। देखिए मनिंदर को मैंने पहले भी बोला था कि वो अपने ढलान पे है, वो पीक अपना पार कर चुका है। सीजन 1 से खेल रहा है। कितना रेड किए करेगा एक प्लेयर, कितनी बार टैकल की होगी, कितने पॉइंट स्कोर किए हैं, अगर कोई हम अंदाजा लगाए तो उसके फिटनेस पे उसका असर हो गया होगा। उसकी रेड की हर एक मूवमेंट की अपोजिट टीम ने स्टडी की होगी। तो ऐसे सिचुएशन में एक प्लेयर को मतलब आसानी से पॉइंट नहीं मिलेगा। उसको बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे खुद में, खुद का स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा कुछ। उनके अगर स्ट्रगल देखेंगे, जब वो स्ट्रगल में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब किक नहीं करते, अपना पैर छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ बॉडी वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई सामने से आता है, थोड़ा सा गैप निकाला और बॉडी वेट डाल दिया, अगर उससे वो मिड लाइन तक पहुंच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी टैकल सक्सेसफुल हो जाती है। जो सिचुएशन बेंगलुरु बुल्स की थी, मैं समझता हूं कि कई हद तक गुजरात जायंट्स की भी सेम सिचुएशन थी। उनको किसी भी तरह अपनी आज ये जीत दर्ज करनी थी, तभी वो वापस बाउंस करके आ सकते थे। पूरे टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था और वो दिखाई देना शुरू किया था। जब से वो मैच मतलब रेडर्स ने अटैकिंग रेड शुरू की,
तब से ये मालूम पड़ गया था कि आज वो छोड़ेंगे नहीं। दोनों राइट रेडर थे, शार्दुल के ऊपर सामने नजर थी, उन्होंने शार्दुल को काफी बार टो टच से भी आउट किया। लेकिन जब बाकी डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, जो शार्दुल के सामने दिखाई नहीं देते थे या उसके शैडो में खेल रहे थे, वो आज उभर के आए। इस मैच के 4 टैकल्स के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। इंडिया के टॉप रेडर्स जो फर्स्ट 7 में खेलते हैं इंडियन टीम में, उनकी दो दो बार, मतलब पवन की 2 बार और अर्जुन की 2 बार, 2 प्लेयर में सुपर टैकल हो गई। ये मतलब जब हम खेलते थे तब हमारे कोच हमको बहुत गाली देते थे कि अगर आपकी 2 डिफेंडर में टैकल हो जाए तो वो बोलते थे कि आप रेडर ही, मैं आपको रेडर ही नहीं मानता, क्योंकि आपको सिर्फ 2 डिफेंडर है, उनके ऊपर ध्यान देना है और पॉइंट स्कोर करके आना है। और ये इतने बड़े रेडर होके उनको 2 डिफेंडर से पॉइंट निकाल नहीं सके। ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है। अगर वो थोड़ा सा भी दिमाग से खेलते तो इजीली पॉइंट मिलता है। 2 डिफेंडर में पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। गुजरात जायंट्स के लिए ये अच्छा हो गया। अब तक तो पूरी डिफेंस शादलू पे डिपेंड करती थी, या शादलू को सामने रख के ऑपोजिट टीम्स या रेडर्स अपने रेड की प्लान करते थे। इसका एडवांटेज लेते हुए नितिन पनवर जैसे प्लेयर ने देखो आज सुपर टैकल भी किए और अदरवाइज भी मतलब बोनस पे भी टैकल किए। ये एक टाइमिंग का कमाल होता है। एक जो टैकल की उसने पवन की, जब पवन एक राइट रेडर है, उसका स्ट्रेंथ राइट साइड से खेलने में है, उसके रिलीजेस भी वहां से अच्छे हैं। वो जब लेफ्ट साइड में गया तो वो एडवांटेज लिया, उसके दोनों पैर नजदीक थे, वो दोनों पैर में डाइव मार के डबल थाई होल्ड कर लिया, चांस ही नहीं मिला। तो ये जो सेंस ऑफ टाइमिंग है कि ये रेडर राइट का है, अगर वो लेफ्ट में आए तो उसको रिलीज इतना आसानी से नहीं होगा, उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट नहीं होंगे जितने कि राइट साइड से होंगे। तो ये एक डिफेंडर के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक अपनी जो स्ट्रेंथ वाली साइड है वो छोड़ के अगर रेडर दूसरी तरफ आता है तो वहां पे ज्यादा चांसेस बनते हैं टैकल सक्सेस होने के। जब ये टीम बनी थी ऑक्शन के बाद, पवन और अर्जुन को एक ही टीम में देखने को मौका मिलेगा, तब एक शंका ये भी लोग पूछ रहे थे कि क्या एक मैन में 2 तलवार रह पाएगी। और एग्जैक्टली आज की मैच में वही देखने लगा कि ना पवन ने बहुत कुछ फ्रंट में आके जिम्मेदारी से रेड की, ना अर्जुन ने की। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है पवन को कि थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा सा पीछे रहे, कैप्टेंसी के रोल में आए और अर्जुन देसवाल को पूरी छूट दे, उसको पूरा सपोर्ट करे पीछे से, रेड में भी और डिफेंस में रह के। क्योंकि कैप्टन पवन जैसा प्लेयर अगर उसका प्रेजेंस मैट पे होता है तो सामने वाली टीम पे भी असर होता है। तो जितना ज्यादा देर पवन टीम में रहेगा वो अच्छा है। बल्कि वो अगर बाहर रहेगा तो टीम का भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आज होने वाली पहली पहली मैच ने तेलुगु टाइटन ने, मैं समझता हूँ जो कॉन्फिडेंस बेंगलुरु बुल्स और गुजरात जायंट्स को दिया है, क्योंकि उन्होंने जो कल का मैच जीता था, जो कन्विक्शन से उतरे थे कि आज कुछ भी हो हमें ये मैच जीतना है, शायद मुझे लगता है वो इंस्पिरेशन बेंगलुरु बुल्स और गुजरात जायंट्स ने उनसे ली है। अब तेलुगु टाइटन को वो जो कॉन्फिडेंस मिला है वो बरकरार रखना है। अगर थोड़ा सा टैक्टिकली खेलेंगे तो उनको रोकना है देवांग को। अगर देवांग को शुरू में कुछ टैकल प्लान करके सक्सेसफुल कर सकते हैं, और जितना टाइम देवांग आउट रहेगा, जितना टाइम वो मैट के बाहर रहेगा, उतना एडवांटेज तेलुगु टाइटन को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी है सिचुएशन। बहुत ज्यादा डिपेंड होना एक प्लेयर पे कभी भी हमेशा मतलब खतरा ही है। अगर वो प्लेयर किसी भी कारण से नहीं चल रहा है, उसका खुद का कॉन्फिडेंस हो या सामने वाली डिफेंस को उसका एक नैक आ गई हो कि ये पोजीशन पे वो टैकल सक्सेस होता है, तो हमेशा से एक प्लेयर पे डिपेंड होके चलना अच्छा नहीं है। लेकिन
वो प्लेयर को सपोर्ट करने वाला प्लेयर हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्रो कबड्डी के हिस्ट्री में सबसे अच्छा सपोर्टिंग रेडर था मोनू गोयल, जिसकी वजह से प्रदीप नरवाल स्टार रेडर बना। वैसे ही बंगाल वॉरियर्स में और एक दो ऐसे सपोर्टिंग रेडर होने चाहिए, या है ऑलरेडी। उन्होंने अपना रोल अच्छी तरह से खेलना चाहिए, तो जो देवांग के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और डिफेंस भी उसमें अगर साथ दे तो मुझे लगता नहीं है कि देवांग के परफॉर्मेंस पे 100% डिपेंड रहना पड़ेगा। तेलुगु टाइटन का डिफेंस किसी भी तरह से देवांग दलाल को रोक पाता है, कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं देता है, तो काफी हद तक ये मैच एंड तक चली जाएगी। और यही तेलुगु टाइटंस के लिए अच्छा होगा, ये स्ट्रेटेजी अच्छी होगी कि जितना स्कोर डिफरेंस कम रख के मैच एंड तक खींचो, और एंड में जो है वो सिचुएशन के टाइमिंग के हिसाब से उसको अपने फेवर में कन्वर्ट करो। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा आज के मैच में दबंग दिल्ली के स्टार रेडर आशु को रोकना। आशु बहुत स्मार्ट प्लेयर है, वो स्मार्ट है, सोच के अटैक करता है, कहाँ अटैक उसको पॉइंट मिलेगा वो सोच के करता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल नितिन धनखड़ जो जयपुर पिंक पैंथर्स का सबसे टॉप रेडर है, हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, स्पीड अच्छा है, लेकिन अगर आप उसकी रेट देखो तो शुरू से आखिर तक वो सिर्फ स्पीड में भागता रहता है। वो जाके अपने आप को पूरा एक जगह पे स्टेबल करके फिर वहां से फुटवर्क करके डिफेंस का अंदाजा लेके उस हिसाब से फुटवर्क चेंज करके वो नहीं करता है। वो जैसे ही गया स्पीड में, स्पीड से भागता रहेगा, उसमें ही अटैक करता रहेगा, या टो टच हो या हैंड टच हो, और फिर वो अगर कोई पकड़ने के लिए आए तो एस्केप करके आएगा। उसी के कंपैरिजन में आशु को देखिए, आशु जाके स्लो देखेगा, थोड़ा फुटवर्क करके डिफेंस का अंदाजा लेगा कि राइट कवर कितने नजदीक है, कितना दूर है, और जब अटैक करना हो तभी वो स्पीड बढ़ाएगा, तभी उसके रेड का असली स्पीड मालूम पड़ता है। वो बाकी टाइम इतना स्पीड से मूवमेंट नहीं करेगा। तो रेडर को ये सोचना चाहिए कि जब एग्जैक्टली अटेम्प्ट करना है कोई भी अटैक का, तब आपका स्पीड ऑप्टिमम होना चाहिए, ना कि आप जब सिर्फ फुटवर्क कर रहे हो तब। सबसे बड़ा चैलेंज होगा जयपुर पिंक पैंथर के मेन रेडर नितिन धनकर के लिए, क्योंकि वो राइट रेडर है। और यहाँ पे कौन है, दो वेटरन राइट डिफेंडर्स है, मतलब लेफ्ट कवर में फजल है, राइट सेंटर पे सुरजीत है। दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी दोनों लेथार्जिक नहीं है, पूरे चार्ज है, एनर्जी से भरे हुए हैं, और वो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं। तो ये बड़ा चैलेंज होगा नितिन धनकर के लिए। वैसे ही जयपुर पिंक पैंथर ने भी आशु के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। प्लान कुछ इस तरह हो तो सक्सेस हो सकता है, क्योंकि आशु बोनस भी करता है और आशु हैंड टच टो टच भी करता है। तो आशु को थोड़ी सी जगह दिखाई जाए बोनस करने के लिए, लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन के बीच में। उसको लगेगा कि ये तो खाली जगह मुझे मिल रही है, ओपन दिख रही है, राइट कवर थोड़ा पीछे दिख रहा है, तो यहां मैं बोनस का एडवांटेज लूं। और फिर उस वक्त राइट कवर, राइट कॉर्नर और सेम टाइम पे लेफ्ट कॉर्नर, इन कॉम्बिनेशन से अगर आएंगे तो लेफ्ट कॉर्नर को उसकी बैक मिलेगी, राइट कवर और राइट कॉर्नर मिलके उसको रोकेंगे मिड लाइन की तरफ जाने के लिए। तो ऐसा कुछ सोच के प्लान करके अगर जयपुर पिंक पैंथर्स की डिफेंस खेलती है तो आशु को रोक पाती है। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.